नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी गैंगरेप मामले में SIT का हुआ गठन, आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को दिए महत्वपूर्ण साक्ष्य। एक 102वें साल के 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की हुई शुरुआत। करनी सेना के जिलाध्यक्ष द्वारा सपा लोहिया वाहिनी महानगर अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। और श्री हरिश्चंद्र कॉलेज के विधि विभाग के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना कराया गया समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी गैंगरेप मामले में SIT का गठन हुआ, आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को महत्वपूर्ण साक्ष्य और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया। वाराणसी के पांडेपुर लालपुर थाना क्षेत्र में घटित चर्चित गैंगरेप मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस प्रकरण में कुल 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अन्य अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपियों के परिजन और अधिवक्ता वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया। इसमें इंस्टाग्राम चैट और घटना के दिन का वीडियो भी शामिल है, जिसमें ये संकेत मिलते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से लड़कों से मिलने गई थी। परिजनों का कहना है कि लड़की घटना के बाद सामान्य व्यवहार में थी और उनके बेटों को जानबूझकर फंसाया गया है। परिजनों का दावा है कि ये पूरी घटना योजनाबद्ध तरीके से रची गई है और आरोप झूठे हैं। उन्होंने सबूतों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी के चलते वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। इस SIT को 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि इस संवेदनशील मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जांच पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जाएगी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी ताकि सच सामने आ सके। क्यों आई है, क्या है मामला? मेरा बच्चा निर्दोष है, उसको न्याय चाहिए हमको। क्या निर्दोष क्या है? वो बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। कौन बेकसूर है? दानिश अली। किस मामले में फंसाया गया? रेप केस में। कब हुआ था, कब पकड़े गए ये शायद 4 तारीख को पकड़ाया गया। ये है कि हम लोग के बच्चों को इंसाफ दिलाइए, जो सही है उसको सही देखिए, जो गलत है उसको गलत तरीके देख के उनको इंसाफ दिलाइए। कैसे फंसा, किसने फंसा, का बेटा क्या मामला? और बेटा मेरा नहीं है, इन लोगों की तरफ से हम आए हैं। तो अब ये जो भी है ये बता रही हैं कि वो लड़की आती थी इन लोगों के यहाँ, बात दोस्ती में इस तरह सब बच्चे फंस गए। बस ये कि जो बच्चे गलत नहीं किए उनको इंसाफ चाहिए बस। पुलिस क्या संदर्भ में ये आए हैं कि वो महिला जो कि आज के दिन में जो बड़ा चर्चित मामला हो गया है, 23 लोगों ने उनके साथ रेप किया है, ठीक है, तो उसमें उसका जो अपना पक्ष रखा गया है और हमारा भी पक्ष है, हम लोगों ने भी निकाला है। जैसे एक चीज आती है कि लड़की का कहना है कि लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था, मगर हमारा ये कहना है कि उक्त तथ्य पूर्ण तरह गलत है। उसने इंस्टाग्राम पे 2 अप्रैल को अपनी फोटो अपलोड की है। 31 मार्च को पीड़ित ने अपने मित्र जाहिद के कैफे आने की बात स्वयं इंस्टाग्राम पे स्वीकार की है और उसके बाद कथित सामूहिक बलात्कार की अवधि 29 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य लड़की एक रात अपनी सहेली के घर भी रुकी है और वो कह रही है कि हमारा किडनैप हुआ है। तो सारी चीज़ों को छानबीन करने के बाद हम लोगों ने जो प्रूफ निकाला है वो DM महोदय और कमिश्नर महोदय को देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ निर्दोष ने नाम बताया, नामजद हुआ, लोग गिरफ्तार हुए। जी, दिक्कत ये आ रही है उसके मन में अभी जो नए नाम चले आ रहे हैं वो सबको वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, फंसा रही है। अरे आज नहीं कल करेगी सर, आप तो जान ही रहे हैं। आज मुकदमा लिखेगा और कल वो ब्लैकमेल करेगी।
और सर रेप पीड़िता में क्या एविडेंस आज मिला है और क्या कुछ ज्ञापन के तौर पे क्या कौन है ये कौन है? आरोपी परिवार के द्वारा? देखिए हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती भी दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को साबित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफे में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहां भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहां से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहां पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तथ्य जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका यह भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफे में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ, तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहां पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। देखिए, इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है। और उसी के दौरान उसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। क्या माना जा रहा है? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनजर एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात ही
इस बारे में आगे मीडिया को बताया जाएगा। देखिए, प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट करें। क्योंकि पहले जो ये घटना चली है पूरे शहर बनारस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चली कि एक महिला के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया, उसका अपहरण हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला शक्तिकरण का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, कहीं ना कहीं इस महिला शक्तिकरण के नाम पे गुमराह हो रहा है। उसी गुमराहियत को लेके जिस तरीके से पीड़ित परिवार पुलिस ने किस तरीके से उत्पीड़न किया है, बहुत लोगों का अत्याचार हुआ, बहुत लोग अपने घर छोड़ कर चले गए, उसी को लेकर आज हम लोग सीपी साहब से बात किया है और अपनी बात रखी है। सीपी साहब से हम लोगों ने कहा कि अगर इस महिला के साथ किसी ने अगर गलत काम किया तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस महिला के नाम पे पुलिस और जो लोग परिवार को उत्पीड़न कर रही है उसके खिलाफ उत्पीड़न ना हो और उसकी पूरी जाँच हो। क्योंकि महिला हेपेटाइटिस बी की भी शिकार है, नशे की भी शिकार रही है और उसका अपहरण भी हुआ है। क्योंकि 30 तारीख के हमारे परिचित जो पीड़ित परिवार है उनके घर गए थे, सेवई खाने गई थी 30 तारीख को, उन्होंने त्योहारी भी दिया उस महिला को और उसके बाद ये बता रही कि 29 तारीख को अपहरण भी हुआ है। तमाम वो बात जो थी हम लोगों ने सीपी साहब को रखा है और सीपी साहब ने हम लोग की बात को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरा आश्वासन दिया इसकी जाँच कराएंगे। जाँच कराने में जो लोग बेकसूर पकड़ाए हैं उसके साथ भी न्याय होगा। 102वें साल के 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की शुरुआत हुई। संकट मोचन दरबार में संकट मोचन संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह की पहली धुन लेकर संगीत समारोह के मंच पर आए पद्म विभूषण 87 वर्षीय पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने पखावज बजाकर भक्ति रस जगा दिया। 102वें साल के 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह का इसके साथ ही आह्वान हो गया। महावीर के दरबार में सबसे पहले बांसुरी पर राग विहाग गूंजा तो परिसर भर में फैले भक्तों का जमघट आंगन में लग गया। प्रस्तुति के दौरान पंडित हरि प्रसाद ने 3 बार बांसुरी भी बदली, उनके होठों के कंपन भी सुर बन जा रहे थे। अंत में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर उन्होंने विदेशी श्रोताओं को भी झूमा दिया। समापन के बाद श्रोताओं ने ऊंचे स्वर में हर हर महादेव का जय घोष कर आभार जताया। दोनों वादकों के साथ बांसुरी पर विवेक सुनार और वैष्णवी जोशी ने मनोहारी संगत की। संगीत समारोह की दूसरी प्रस्तुति भरतनाट्यम भी भगवान बाल गोपाल को ही समर्पित रही। बेंगलुरु की नृत्यांगना जननी मुरली ने भरतनाट्यम से गंगा स्तुति की। हरि तुम हरो जनकी पीर गीत पर भरतनाट्यम पर जननी कभी यशोदा तो कभी मीरा नजर आईं। कन्हैया के नटखटपन पर कभी गुस्सा तो कभी वात्सल्य की झलक दिखलाई। संत पुरंदरदास की एक रचना पर नृत्य करने के बाद महाकाल को समर्पित बंदिश से शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति को खत्म किया। तीसरी प्रस्तुति बनारस घराने के तबला और डोगरा परिवार के संतूर के जुगलबंदी के नाम रही। अमिताभ बच्चन और जाकिर हुसैन के साथ जय हनुमान जैसे लोकप्रिय भजन में संतूर की आवाज से लोहा मनवा चुके पंडित राहुल शर्मा ने संदीप पर राग झंझोटी की धुन पेश की। लगातार 300 सेकंड तक ना तो तबले से हाथ हटे और ना ही संतूर से। उनके साथ तबले पर संगत कर रहे बनारस घराने के पंडित राजकुमार मिश्र ने बखूबी साथ दिया। संगीत समारोह का खास आकर्षण बगीचे की कला दीर्घा रही। यहाँ पर 400 से ज्यादा अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली। सबसे महंगी पेंटिंग 3.25 लाख रुपए की है। इसे स्तुति सिंह ने उकेरा है।
करणी सेना के जिलाध्यक्ष द्वारा सपा लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। गुरुवार को सपा कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सपा नेता लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष द्वारा जान से मारने की धमकी और गालियां देने के संदर्भ में सुरक्षा की गुहार हेतु प्रार्थना पत्र सौंपने आए हैं। संदीप कुमार मिश्रा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी वाराणसी का महानगर अध्यक्ष है। उनके मोबाइल पर 16 अप्रैल को लगभग दिन में 3:07 पर एक फोन आया, जिसमें अपना नाम आलोक सिंह जिलाध्यक्ष करणी सेना वाराणसी बताया। संदीप ने पूछा कि क्या काम है। इस पर आलोक सिंह ने कहा कि मन तुम्हारा बहुत बढ़ गया है और तुम्हें बैनर पोस्टर लगवाने व भाजपा का विरोध करने का बहुत शौक है, और गालियां देने लगा। आज प्रातः क्रमशः 8:41 पर, 9:01 और 9:02 पर फोन करके फिर भद्दी गालियां देने लगा व घर का पता पूछने लगा। उक्त नंबर के व्हाट्सएप पर जान से मारकर वो बोरे में भरकर फेंक देने की धमकी, फिर उस भेजे गए शब्दों को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। उन्होंने मांग की कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार की जानमाल की सुरक्षा प्रदान की जाए। हमें कल से एक मोबाइल पे एक फ़ोन आया और उसमें उसने बताया कि मैं करणी सेना का राष्ट्रीय करणी सेना का जिलाध्यक्ष आलोक सिंह बोल रहा हूँ, और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप पे भी चैटिंग किया, जिसका सारा रिकॉर्ड जो है मैंने कमिश्नर साहब को दे दिया। हमारे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुजीत यादव लक्कड़ जी, आशुतोष सिन्हा विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष जीबू श्रीवास्तव जी, हमारे संगठन के सारे लोग, सभी लोग, लालू यादव जी, सभी लोग आए और लोगों आके कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत की। कमिश्नर साहब ने यह भी आश्वस्त किया कि इसकी जांच करा के जो दोषी है उसको मुकदमा करेंगे। उसने हमको ये कहा कि करणी सेना का जो जिलाध्यक्ष है उसने हमसे कहा कि तुम्हें बोरा में कस के फेंकवा देंगे। ऐसा उसने व्हाट्सएप पे हमें चैटिंग किया कि बोरा में कस के तुम्हारी हत्या करके हम फेंकवा देंगे, तुम करणी सेना वालों को जानते नहीं हो और तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ हमारा नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग सत्ता और शासन में, ऐसा उसका कहना था। उसने ऐसा व्हाट्सएप पे चैटिंग किया। हम अपनी प्रार्थना पत्र लेकर वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जी के आए, मिले उनसे, उनको अपनी बात सब बताई और उन्हें आश्वस्त किया और जांच का भी आदेश दिया। जांच कर मुकदमा लिखने के लिए उन्होंने कहा, और मैंने अपनी सुरक्षा की भी गुहार की और अपने पूरे परिवार की, क्योंकि इधर 2 दिन से मेरे घर पे भी रेकी हो रहा है। मुंह बांध के गाड़ी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि मेरे घर पे लगे CCTV कैमरे में भी कैद है। करणी सेना वाले लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, और एक करणी सेना और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सेना है जो लगातार हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जय हिंद, जय सम। देखिए, जिस तरह से हमारे पार्टी के लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष हैं संदीप मिश्रा जी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उस धमकी देने की वजह से हम लोग आज यहाँ आए थे, और साथ ही साथ जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उनके घर पे कुछ लोग चढ़ गए और उनसे मारपीट की, उनकी हत्या करने की कोशिश करनी आए थे, और आज मार खाने के बावजूद वो जेल चले गए। उनको कबीरचौरा अस्पताल ने BHU के लिए रेफ़र किया था, लेकिन BHU न ले जाकर रास्ते में रोककर उनको सीधे जेल भेज दिया गया। इन सब विषयों से पुलिस कमिश्नर महोदय को अवगत कराया गया है, और जो दोषी अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे जो लोहिया वाहिनी के महानगर के अध्यक्ष हैं संदीप मिश्रा जी, उनको जो जान से मारने की जिन लोगों ने धमकी दी है, जांच करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए जो कानूनी कार्रवाई है किया जाए, उसको लेकर आज हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ इकट्ठा होकर पुलिस कमिश्नर से मिलने का नहीं आश्वासन नहीं, उन्होंने मेरे सामने ACP कैंट को लगा दिया इस काम के लिए, और वो इसको करने के लिए हमें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी, क्या उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी करा देंगे, जो होगा अभियुक्त उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और हरीश मिश्रा वाले मामले में मदद भी की जाएगी। श्री हरिश्चंद्र कॉलेज के विधि विभाग के छात्रों द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कराया गया।
श्री हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में छात्रों के समर्थन में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा पहुंचे। छात्रों ने कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से संबद्ध श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्ष 1958 से संचालित विधि विभाग में आज तक मूट कोर्ट की स्थापना महाविद्यालय द्वारा नहीं कराई गई है। विधि विभाग हेतु कंप्यूटर लैब की स्थापना नहीं है। छात्रों के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था भी नहीं है। महाविद्यालय में विधि कक्षाएं मानक के अनुरूप नहीं है। उपाधि शुल्क लेने के बाद भी शैक्षणिक सत्र 2009-10 से लगातार वर्तमान सत्र तक कोई भी उपाधि महाविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित नहीं किया गया है। उक्त मांगों को लेकर हम सभी लोग 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्राचार्य एवं विधि विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी संतोषजनक आश्वासन या जवाब नहीं दिया गया। वहीं धरने के दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा पहुंचे। वहीं इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर मौके पर पहुंचकर छात्रों को मांग पूरा करने का आश्वासन दिया और 6 महीने का समय मांगा। उन्होंने जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कराया। क्या है शिवम जी, आज किस बात को लेकर के आप लोग धरना कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये आज से धरना चालू नहीं हुआ है। धरना विगत 7 दिनों से चल रहा है। 7वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना का। और ये धरना कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के हम लोग धरना दे रहे हैं। और ये प्रमुख मांगों में सर्वप्रथम ये है कि विधि विभाग में मुख्यकोट की अनुपलब्धता दिखाई दी है, जो आज से 67 साल पहले 1958 से लाकर यहाँ संचालन किया जा रहा है, मगर मुख्यकोट की सुविधाएं यहाँ पे नहीं थी। और साथ ही साथ कॉमन रूम छात्र छात्राओं को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। और कंप्यूटर लैब में जिसका शुल्क महाविद्यालय के द्वारा लिया जाता है, और नई पुस्तकें लाइब्रेरी में नहीं आई है, वाचनालय में बैठने का सही उत्तम व्यवस्था नहीं है, रीडिंग रूम, यही सब हम लोग की प्रमुख मांगे थे। और साथ ही साथ बहुत बड़ी मांग ये भी थी कि अनेक पाठ्यक्रमों में BA BCom BSc MA MCom MSc LLB BEd MAd नहीं है, BEd और BBA BCA तमाम सारे पाठ्यक्रम में जो हमारे यहाँ यूजी में 3rd ईयर में शुल्क लिया जाता है 200 रुपए, और पीजी में 200 रुपए शुल्क लिया जाता है 2nd ईयर में। तो उपाधि सर्टिफिकेट के नाम पर लिया जाता है, वो हमारे महाविद्यालय में नहीं बंटवाया गया। आज से 15 साल पहले जब 2009 और 10 में हमारा महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एसोसिएटेड हुआ, तब से आज तक लगभग 15 साल हो गए हैं, कोई उपाधि सर्टिफिकेट नहीं बंटवाया गया है। तो यही सब मांग था कि डिग्री बंटवाया जाए, सेरेमनी कराया जाए। और साथ ही साथ जो छात्रों को परेशानी हो रही है, यहाँ पे डिग्री न मिलने के कारण छात्रों को परेशानी होती थी कि छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जाता था। नहीं हो रही है आपकी, तो क्या करते हैं आप? जी आज सार्थक वार्ता हुई है और प्रचार की आश्वासन की है कि ये मांगों को पूरी की जाएगी। और कहीं न कहीं समाचार पत्रों में देखने को मिला है कि वो टेंडर के लिए महाविद्यालय मुख्यकोट और लाइब्रेरी के लिए और अन्य हमारी जो मांग थी उसको बनवाने के लिए वो टेंडर डाले हुए हैं। प्रबंधक जी का जो है, क्या करेंगे, धरना चलेगा या समाप्त? अगर हम लोग की मांग पूरी कर देते हैं और हम लोग को आश्वासन कर देते हैं अपनी बातों से और अपने मतलब आश्वासन से, और मुझे लगता है कि नहीं ये बात मान जाएंगे 6 महीना के भीतर ये हमारी मांग पूरी कर दी जाएगी, तो हम लोग धरना काटने का भी काम करेंगे। नहीं तो नंबर चलता रहेगा। सर क्या है, किस तरह का ये धरना का कैसे समापन करना है? 11 तारीख से बच्चे जो है धरने पे बैठे हुए थे। अस्थायी मूक कोर्ट की डिमांड थी और दूसरा था कंप्यूटर लैब। तो तीनों मांगे इन लोगों की मांग ली गई है और इसलिए जो है धरना जो है समाप्त किया गया। कब तक इन लोग की मांगे पूरी की जा रही है? 6 महीने के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मूट कोर्ट की आवश्यकता थी, अस्थायी था, लेकिन हमारे छात्र नेताओं की मांग थी कि इसको स्थायी मूट कोर्ट होना चाहिए, कॉमन रूम होना चाहिए, कंप्यूटर क्लास चलना चाहिए। और साथ ही साथ विधि के जो छात्र हैं और जितने भी छात्र सबकी उपाधि को लेकर समस्याएं थी उसको लेकर हमने मुलाकात की भी थी, एक बार कुलपति से भी मुलाकात की थी। आज हम यहाँ पर आए, हमने प्रिंसिपल महोदय से भी बात की और यहाँ पर आगे बच्चों से मुलाकात करके इनकी सारी मांगे आश्वासन दिया है प्रिंसिपल साहब ने कि हम 6 महीने के अंदर करा देंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की वार्षिक श्रृंगार की झांकी के साथ भंडारे एवं संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि आगामी 19 अप्रैल को बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही अटूट भंडारे और भजन संध्या का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष इस समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि फरवरी माह में होता है, लेकिन महाकुंभ की वजह से अत्यधिक भीड़ थी। इस कारण इस वर्ष ये कार्यक्रम अब संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने सभी काशीवासियों से अपील की कि बाबा का दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए पुण्य के भागी बने। बाबा का वार्षिक उत्सव जो चला आ रहा है महान स्वर्गीय प्रदीपनाथ उपाध्याय द्वारा, जिसका निर्वहन हम कर रहे हैं, और ये वार्षिक उत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि इस बार थोड़ा सा कुंभ मेला की वजह से इसको जो थोड़ा पीछे कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था बनारस में। नहीं तो ये हमेशा फरवरी के लमसम होता है। तो काशी वासियों से यही अपील है कि उस दिन बाबा का भव्य स्वरूप की झांकी लेने अवश्य आए और बाबा का भंडारा प्रसाद ले। उससे खाने से जो है बाबा का प्रसाद से सभी प्रकार की दरिद्रता नष्ट होती है। और शाम 6 बजे से यहाँ भजन संध्या का भी आयोजन है। तो उस दिन काशी बाबा के क्षेत्र नगरी सारा जो है भक्तिमय रहेगा। इस भक्तिमय में आके आनंद ले। सनातन की जय हो, अधर्म का नाश हो। कितने तारीख और किस दिन के ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम जो है 19 अप्रैल दिन शनिवार को जो है ये बाबा का जो है वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जो कि अब आज 17 तारीख हो गया। परसों ये कार्यक्रम है। आप सभी काशी वासियों से अपील है कि आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए, दर्शन करिए, पुण्य के भागी बनिए। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में श्रीमद वल्लभाचार्य के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर आयोजित श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस सर्वप्रथम शेखर रस्तोगी द्वारा श्री भागवत जी की पूजा अर्चना करके कथा का शुभारंभ किया गया। श्री शास्त्री जी ने प्रभु व भक्त के बीच के भाव का बड़ा ही सुंदर विस्तार किया। इस अवसर पर षष्ठपीठ युवराज प्रियेंदु बाबा ने श्रीमद भागवत जी की विशेषता पर सुंदर विचार प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अतुल शाह, अरुण पारिक, राजेश अग्रवाल, मनोज आनंद, कृष्णा अग्रवाल व मनोरथी सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कौन कौन चलेगा? सब चलने को तैयार है? वृंदावन चल, वृंदावन चलो रे मन श्री। तो जब श्री वल्लभाचार्य जी पदयात्रा करते हुए माणा पधारे बद्रीनाथ धाम में और व्यास की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, आज भी दर्शनीय है वो गुफा। और जब आपके सेवक पीछे पीछे चलने लगे तो एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर सरका कृष्णदास बेगम ने थाम लिया। वल्लभाचार्य जी भीतर पधारे और क्या क्या कर गए, कृष्णदास तो ठहरियो बस। और धन्य है वो सेवक, 3 दिन रात ऐसे ही बर्फ की बड़ी शिला को लिए थामे खड़े रहे। क्या सामर्थ्य था, खड़े रहे। श्री वल्लभ भीतर पधारे। अब आप देखिए श्री वल्लभ की आयु कितनी है उस समय? 25-26 वर्ष है ना, क्योंकि 11 वर्ष की आयु में आप विद्यानगर पधारे थे कृष्णदेव राजा के यहाँ, जब कनकाभिषेक हुआ। 11 वर्ष को बपू धरे मूल पुरुष में आता है। बद्रिकाश्रम पधारे तो सुनिए, इतिहास साक्षी है, श्री वल्लभ के दर्शन करके व्यास जी खड़े हो गए साक्षात। व्यास जी की उम्र कितनी है? द्वापर अंत में प्रकट हुए, 5000 वर्ष हो गए ये नहीं तो 5000 वर्ष के वृद्ध व्यास ऋषि और 20-25 वर्ष के वल्लभाधीश को देख के खड़े हो गए साक्षात व्यास। तो मैंने उनसे कहा ये वल्लभ की गादी है और वल्लभ पधारे ये व्यास गादी है। जब साक्षात वल्लभ को देख के साक्षात व्यास खड़े हो गए तो वल्लभाधीश के दर्शन करके व्यास गादी से खड़ा होना चाहिए कि नहीं?
जैनम जीविका फाउंडेशन द्वारा बीएचयू परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैनम जीविका फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि एक सामाजिक संस्था है जो निस्वार्थ सेवा और समुदाय की भलाई के लिए समर्पित है। ये संस्था समाज के जरूरी मुद्दों पर काम करते हुए लोगों को जागरूक करती है, उनमें कार्य की भावना जगाती है और उन्हें समाज के हित से जोड़ती है। हमारे हर प्रयास का उद्देश्य है जागरूकता, सेवा और भागीदारी के जरिए सकारात्मक बदलाव लाना। हम मानते हैं कि छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव संभव है, इसलिए हमारे प्रमुख कार्यक्रम स्वस्थ समाज सेवा और लोगों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। आज के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपस्थित रहे। जैनम जीविका फाउंडेशन के 8 प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत एक कार्यक्रम है लाइफ सेवर आर्मी। उसी कार्यक्रम के तहत इस महारक्तदान शिविर का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के बाहर आयोजित किया जा रहा है। हमने लक्ष्य रखा है 150 से 200 लोगों का, मगर यहाँ पर जब हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जब युवाओं से बात कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये संख्या अपने तक पहुंच सकती है। 27 से 28 लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 7 से 8 लोगों को छाटा गया। उनका हेमोग्लोबिन कम था, किसी कुछ और दिक्कतें थी, तो मेरे हिसाब से लग रहा है 15-16। मैं आधिकारिक संख्या अभी नहीं बता पाऊंगा, मगर जहाँ तक मुझे अंदाजा है 15-16 लोगों ने अभी तक कर दिया 1 घंटे में। निस्वार्थ सेवा भाव जागरूकता अभियान कार्यक्रम पूरे देश में चला रहा है। अलग अलग पर्यावरण संबंधित, युवाओं से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम उनको चल रहे हैं। पहले तो लोगों में जागरूकता फैले, ये कि रक्त देने से उनके शरीर में खून की कोई कमी नहीं होती है। 90 दिनों के बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कोई दवा न लेता हो, वो रक्तदान कर सकता है। आज के मुख्य अतिथि है माननीय आयुष खाद्य सुरक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर मिश्र जी। आज यहाँ पर जैनम जीविका फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा योजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ब्लड बैंक के कोलैबोरेशन से एक ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि गर्मियों का समय शुरू हो गया है और गर्मियों के समय में आगे आने वाले समय में थोड़ी सी ब्लड डोनेशन जो ड्राइव होता है उसमें थोड़ी सी कमी रहती है, जनरली ये देखा गया है। तो अब ये जो आज से जो ब्लड डोनेशन चालू होगा, ये पूरे आगे चलता रहेगा, तो इससे जो है जो हमारे यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे हैं या जो और भी पेशेंट है, उनको ब्लड प्रॉपर मिलता रहेगा। अभी जो है उन्होंने हमको लगभग 75 के आसपास में बोला है। अब देखिए कितना हो पाता है। अभी तक तो 15-16 यूनिट हो चुका है, अभी शुरू ही हुआ है, देखते हैं कितना होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी गैंगरेप मामले में एसआईटी का हुआ गठन, आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को दिए महत्वपूर्ण साक्ष्य। एक 102वें साल के 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की हुई शुरुआत। करणी सेना के जिलाध्यक्ष द्वारा सपा लोहिया वाहिनी महानगर अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। और श्री हरिश्चंद्र कॉलेज के विधि विभाग के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना कराया गया समाप्त। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।